नमस्कार साथियों, आज मैं जो वीडियो लेके आया हूँ ये वीडियो है जो हर विभाग के संविदा कर्मियों के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होगा। अभी तक किसी भी संविदा कर्मी ने या किसी भी संविदा संगठन ने जो कल ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग से एक आदेश जारी हुआ था, उस आदेश से अभी तक किसी भी संगठन ने या किसी भी संविदा कर्मी ने इस आदेश की व्याख्या नहीं की है। तो साथियों, आपको एकमात्र ऐसा चैनल देखने को मिलेगा, वो चैनल है न्यूज़ फॉर एजुकेशन चैनल, जो आप अभी वर्तमान में देख रहे हो। इस चैनल से जो तमाम संविदा कर्मी है, चाहे वो शिक्षा विभाग का हो, चाहे वो पंचायती राज का हो, चाहे वो नरेगा विभाग का हो या आजीविका विभाग का हो, किसी भी विभाग का अगर संविदा कर्मी है, अगर ये वीडियो देख रहा है तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आपका जो जितना भी डाउट है सेवा अनुभव के संबंधित, कि अभी हमारा वर्तमान में कितना सेवा अनुभव हुआ है और किस सेवा अनुभव के आधार पर हमारा गणना होगा और किस तिथि से हमने ज्वाइनिंग के आधार पर हमारा नियमितीकरण होना है, वो सारा डाउट आपको इस वीडियो से देखने को मिलेगा। तो साथियों, आप इस वीडियो को ध्यान से समझिए और शेयर करिए ताकि पता चले हर संविदा कर्मी को कि हमारा नियमितीकरण इस तारीख से हमारा संभव है और इसी आधार पर हमारा एडॉप्शन होना है और हमारा जो डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन है या हमें किस आधार पर छूट मिल रही है, संविदा सेवा नियम के आधार पर या आइस पैटर्न के आधार पर जो 2 वर्ष की छूट है, उसके अलावा एक अन्य भी छूट आपको संविदा कर्मी संगठन को या संविदा कार्मिक को मिल रही है, वो भी अभी तक किसी संविदा संगठन ने वो बाहर नहीं कहा है कि हमारा 2 वर्ष छूट के साथ साथ एक छूट और भी आज जो ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग से आदेश के आधार पर हमें मिली है, वो भी आपको इस वीडियो के आधार पर आपको सुनने को मिलेगी। अभी तक किसी संविदा संगठन ने इसके बारे में आपको नहीं बताया है। तो चलिए, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो, हम अच्छे तरीके से इस वीडियो के माध्यम से संविदा नियम के आधार पर या संविदा सेवा अनुभव के आधार पर हम पूरा विश्लेषण समझेंगे। तो साथियों, अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक है जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी है जिला परिषद समस्त राजस्थान को इंगित करते हुए विभाग क्या कह रहा है कि बजट 2024-25 में संविदा सेवा नियम 2022 के तहत महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत संविदा कार्मिक की सूचना भिजवाने बाबत। तो पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं कि जो कल ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग से एक आदेश जारी हुआ था, उस आदेश के आधार पर ऐसा कभी ना समझे कि ये आदेश सिर्फ ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग के लिए लागू होगा। मैं आपको बता देता हूँ, चाहे वो किसी भी विभाग का संविदा कर्मी हो या संविदा संगठन हो, अगर वो जिस विभाग में लगा हुआ है तो आप जो आदेश समझे हो उसकी भाषा लगभग सेम रहेगी, लगभग मान के चलो 100% सेम रहेगी। सिर्फ ऊपर विभाग का नाम चेंज रहेगा और जो जिसको इंगित करना है, चाहे जैसे डीओ हो, अगर शिक्षा विभाग का डीओ तो डीओ को इंगित करेगा, अगर मान लो चिकित्सा विभाग हो तो सीएमएचओ इंगित करते हुए बाकी का बाकी सारा जो भाषा रहेगी आदेश की वो सेम टू सेम सभी के लिए समान रूप से लागू रहेगी। इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। तो आप ऐसा नहीं समझिए कि जो ये आदेश आया है ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग से, ये आदेश उन्हीं के लिए लागू, ऐसा कुछ नहीं है। आदेश ये सभी के लिए समान रूप से लागू होगा, लेकिन भाषा सेम रहेगी। सिर्फ आदेश में जो आदेश करता है उनका नाम अलग अलग रहेगा विभाग के अनुसार। तो ये सूचना 2024-25 में जब बजट के आधार पर 2 वर्ष की छूट का प्रावधान किया था, उस प्रावधान के आधार पर ये सूचना विभाग से मांगी गई है। अब बात आती है कि सूचना 2 तरीके से मांगी गई है। अभी तक किसी ने ये नहीं बताया कि सूचना किसके आधार पर किस तरीके से मांगी गई है, तो मैं अभी वो आपको बता देता हूँ। हर विभाग से 2 तरीके से सूचना मांगी गई है। कैसी मांगी गई है? पहला नियम आप सामने वीडियो में देख रहे हो, लेकिन मैं आपको इसे बिना पढ़े ही आपको इसका प्रत्युत्तर दे देता हूँ। तो पहला नियम क्या कहता है? जो पहला आप पैराग्राफ देख रहे हो ये स्क्रीन में, ये क्या कहता है? ये कहता है कि अगर 2 वर्ष का छूट ना दी जाए, बात क्या आती है 2 वर्ष की छूट, क्योंकि अभी तक 2024-25 वर्ष के लिए सिर्फ 2 वर्ष की छूट दे रखी है, सिर्फ 25 तक, मार्च 25 तक 2 वर्ष की छूट दे रखी है, उसके बाद में लागू नहीं रहती है 2 वर्ष छूट के नियमित होने के लिए। तो अगर मान लो छूट ना दे तो उसके लिए आप अलग से उसकी सूचना मांगी गई है। पहला पॉइंट क्या कहता है या पहला पैराग्राफ क्या कहता है कि जिनका अनुभव 5 वर्ष का अनुभव रखता है, क्योंकि आपने पहले भी संविदा नियम में सारे नियम पढ़ चुके हो कि सबका नियमितीकरण नियम 20 के तहत होना है। जो आप पैराग्राफ में देख रहे हो कि नियम 20 के तहत सबका नियमितीकरण होना है, लेकिन नियमितीकरण के साथ साथ उस नियम क्या कहता है कि जिनका अनुभव 5 वर्ष का अनुभव रखता है तो वो नियमित की श्रेणी में आएगा। ये बात आती है जब हम 2 वर्ष की छूट की बात ना करते हैं।
तो आपको पहला क्या करना है कि जिनका अनुभव 5 वर्ष का अनुभव रखता है उसका आपको अलग से डेटा तैयार करना है। ठीक है, क्या पता सरकार जिनका अनुभव पूर्ण 5 वर्ष का अनुभव रखता है तो उसको अलग से बेनिफिट दे, ऐसा हम अभी तक क्लियर नहीं कह सकते, लेकिन सूचना ये 2 तरीके से मांगी गई है। तो पहला सूचना क्या मांगी गई कि जिनका अनुभव पूर्ण 5 वर्ष का अनुभव रखता है वो, तो उनका आप अलग से डाटा तैयार करें। ठीक है, 5 वर्ष क्या कहता है, ये नियम 20 कहता है, लेकिन वर्ष 2023-24 और 24-25 में लगातार 2 वर्ष की छूट दे चुका है। तो 5 वर्ष का क्या हो गया, 3 वर्ष हो गया। लेकिन हम 3 वर्ष की बात नहीं करते हैं, अभी वर्तमान में सिर्फ 5 वर्ष की बात करते हैं, जो ये पहला पैराग्राफ कहता है। तो जिनका अनुभव 5 वर्ष का है वो नियमित की श्रेणी में आएगा। उनके लिए आप अलग से डेटा तैयार करें, संख्या तैयार करें कि इतने संविदा कार्मिक है वो 5 वर्ष का अनुभव रखता है। अब बात आती है आइस पैटर्न के आधार पर। तो आइस पैटर्न का मतलब ये हो गया कि आप उससे 3 से गुणा कर लीजिए। तो गुणा करने का मतलब क्या होता है कि 5 × 3, तो 5 × 3 का मतलब क्या हो गया, आपका 15 वर्ष हो गया। तो जिनका अनुभव 15 वर्ष का है तो वो उनका अलग से डेटा आप तैयार कीजिए। अब बात आती है कि 15 वर्ष अनुभव के साथ साथ एक छूट इन संविदा कार्मिकों को मिली है, और ये संविदा कार्मिक के साथ साथ हर विभाग के संविदा कार्मिकों को ये छूट मिलेगी। अभी तक किसी संविदा संगठन ने या संविदा कार्मिक ने ऐसा नहीं समझा है कि हमें छूट किस तरीके से मिली है। देखो, पहली छूट क्या है कि 2 वर्ष की छूट मिली है, साथ साथ आपको एक छूट और मिली है, वो है 2 वर्ष अनुभव की छूट। ये बात गौर करने लायक है, 2 वर्ष अनुभव की छूट। आप इस पैराग्राफ में अच्छे तरीके से समझ भी सकते हैं। तो जो हम लाइन पढ़ेंगे उस लाइन को आप समझें कि मैंने पहले ही कहा है कि जिनका अनुभव 15 वर्ष, यानी आइस पैटर्न से हम 3 से गुणा करते हैं, तो जिनका अनुभव 15 वर्ष पूर्ण हो चुका है वो तो हम पहले ही नियम में जान चुके थे कि हमारा अगर जिनका 15 अनुभव पूर्ण हो रहा है तो वह तो स्वतः ही नियमित की श्रेणी में आ रहे हैं। लेकिन जब सरकार ने क्या हुआ कि 2 वर्ष की छूट दी तो वह क्या हो गया, आइस पैटर्न के आधार पर उनका अनुभव कितना वर्ष मान लिया गया, 9 वर्ष अनुभव मान लिया गया। लेकिन 15 वर्ष वाला तो वैसे भी नियमित की श्रेणी में आ रहा है। लेकिन देखो, अब बात आती है कि जिस कार्मिक की पूर्व की सेवा 12 वर्ष से अधिक, यहाँ देखो न्यूनतम भी आपको दर्शा दिया है, क्योंकि जो 15 वर्ष वाला वही नियमित नहीं हो रहा है, 12 वर्ष अनुभव वाला भी नियमित हो रहा है। ये क्या कहता है, नियम 20 कहता है। तो यानी कि अगर सरकार वर्ष 2024-25 के लिए 2 वर्ष की छूट का प्रावधान आगे लागू या आगे जारी नहीं रखता है, यानी मान के चलो वर्ष 25-26 में अगर 2 वर्ष की छूट अगर लागू नहीं करती है सरकार, तो आपको एक सेवा अनुभव की छूट जरूर मिलेगी। सेवा अनुभव की छूट क्या होती है, वो होती है कि 12 वर्ष का अनुभव रखने वाला भी वो नियमित की श्रेणी में एडॉप्शन होगा। ऐसा नहीं है कि जो 15 वर्ष का अनुभव रखने वाला ही वो नियमित की श्रेणी में आएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको 3 वर्ष की छूट और मिली है। कितने वर्ष की, 3 वर्ष की छूट मिल गई है अगर आइस पैटर्न के आधार पर बात करते हो। और ऐसे आपको कितने अनुभव की छूट मिल गई, 1 वर्ष की। अगर आइस पैटर्न को अब गणना करते हैं तो 3 का कितना होता है, 1 वर्ष। अगर आपका 1 वर्ष की और छूट मिलती है तो आपको कितना वर्ष हो गया, 4 वर्ष। यानी जिनका अनुभव 4 वर्ष है, अगर मैं 2 वर्ष छूट की बात नहीं करूं तो, यानी कि अगर मान लो ये 2025 तक नियमित की प्रक्रिया नहीं खत्म होती है, तो क्या हुआ फिर, जैसे अप्रैल 25 आ गया तो वो क्या हुआ, 2 वर्ष छूट का प्रावधान हट गया। तो जैसे हटने के बाद में जिनका अनुभव 4 वर्ष है, ध्यान से सुनिए कि जिनका अनुभव 4 वर्ष है, यह अधिकतम कितना होना है, 5 वर्ष। क्योंकि 5 वर्ष वाला तो वैसे ही नियमित हो रहा है कि वो नियम कहता है। लेकिन जिनका अनुभव 4 वर्ष है, अगर छूट ना दे, 2 वर्ष के अनुभव की छूट ना दे, तो जिनका अनुभव 4 वर्ष हो रहा है टोटल आइस पैटर्न के आधार पर, क्योंकि आइस पैटर्न से अगर हम इनको 3 से गुणा करेंगे कितना हो गया, 12 वर्ष। लेकिन जिनका अनुभव 4 वर्ष हो रहा है या जिनका अनुभव 12 वर्ष हो रहा है, वो नियमित की श्रेणी में आएगा। अगर मार्च 25 तक अगर किसी का भी नियमितीकरण नहीं होता है और 2 वर्ष छूट का प्रावधान लागू आगे नहीं रहता है, तो जिनका अनुभव 12 वर्ष से अधिक होगा तो वो नियमित की श्रेणी में एडॉप्शन होगा। तो पहला नियम तो ये कहता है। तो आपको एक छूट है, यो हमेशा के लिए लागू रहेगी, जिसमें आपको 2 वर्ष की छूट अगर प्रावधान सरकार आगे लागू नहीं करती है वर्ष 2025-26 में, तो भी आपको ये 1 वर्ष आइस पैटर्न के आधार पर या पूर्ण 3 वर्ष के आधार की आपको एक छूट जरूर सभी संविदा कर्मी संगठन को या सभी संविदा कार्मिक को जरूर मिलेगी। ये पहला पॉइंट या पहला पैराग्राफ यही कहता है। अब हम बात करते हैं
कि सरकार ने वर्ष 2024-25 के लिए अभी भजन लाल ने घोषणा की थी, जब अभिभाषण के बजट में जब घोषणा की थी, उस घोषणा में 2 वर्ष की छूट को आगे बढ़ाते हुए वर्ष 2025 के लिए लागू कर दिया गया था, जो हम वित्तीय वर्ष 2024-25 कह सकते हैं। यानी कि मार्च 25 तक 2 वर्ष की छूट का प्रावधान अभी तक जारी है। अगर वो जो छूट है 2 वर्ष की आगे 25-26 के लिए जारी नहीं रखती है, जैसे मान के चलो मार्च 25 तक कोई नियमितीकरण का फैसला नहीं होता है या नियमितीकरण कहीं संविदा कर्मी का नहीं होता है और आगे वो जारी नहीं रखता है, तो ये पहला पैराग्राफ है तो उन संविदा कर्मियों के लिए लागू रहेगा। तो पहला पैराग्राफ यही कहता है कि अगर मान लो छूट नहीं देती है तो ये नियम सभी के लिए आगे निरंतर लागू रहेंगे। तो जिसके लिए आगे कोई आदेश नहीं करना होगा, ना ही कोई स्पष्टीकरण, दिशा निर्देश या मार्गदर्शन विभाग से मांगने पड़ेंगे। जो पहला नियम क्या कहता है, ये हमेशा के लिए निरंतर लागू रहेगा जब तक संविदा नियम 2022 लागू रहेंगे। तो यानी कि जिनका अनुभव 4 वर्ष का है वो भी नियमित की श्रेणी में आएगा। 5 वर्ष वाला तो वैसे नियमितीकरण हो रहा है, लेकिन 4 वर्ष का अनुभव रखने वाला भी वो नियमित की श्रेणी में आएगा। और आइस पैटर्न के आधार पर उनका 3 से गुणा कर लिए, यानी कि 12 वर्ष। तो 12 वर्ष वाला अनुभव रखता है तो वो नियमित की श्रेणी में एडॉप्शन होगा। तो पहला पैराग्राफ तो सभी का निरंतर रूप से हर वर्ष लागू रहेगा, उसके लिए हम 2 वर्ष का छूट के प्रावधान की कोई कतई जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं दूसरे पैराग्राफ की। दूसरा पैराग्राफ ये इसलिए जारी किया गया है कि भजन लाल जी ने अभिभाषण में जो घोषणा की थी कि 2 वर्ष का छूट इनको दी जाए वर्ष 2024-25 के लिए। तो हम पैराग्राफ को पढ़ेंगे नहीं, सिर्फ आपको समझाएंगे उसका प्रत्युत्तर क्या निकलता है कि जिनका अनुभव 3 वर्ष है, अगर आइस पैटर्न नहीं जोड़ते हुए नियम के आधार पर, नियम 20 के आधार पर हम बात कर रहे हैं कि जिनका अनुभव 3 वर्ष का है तो वो नियमित की श्रेणी में आएगा। अब 3 वर्ष का हम आइस पैटर्न से हम ऐड करते हैं तो 3 को 3 से गुणा कर लीजिए, आपका कितना अनुभव हो गया, 9 वर्ष। तो जिनका अनुभव 9 वर्ष रखता है या पूर्ण अनुभव 3 वर्ष का रखता है तो वो नियमित की श्रेणी में आएगा, ऐसा पैराग्राफ कहता है। ठीक है, अब बात आती है जो संविदा सेवा नियम जो एडॉप्शन की बात है। मैंने पहले भी बता दिया है कि संविदा सेवा नियम के एडॉप्शन के बाद में आपका अनुभव पूर्ण रूप से गिना जाएगा, उसमें आइस पैटर्न लागू नहीं होगा। इस बात को आप जरूर अच्छे तरीके से पहले से ही दिमाग में डाल लें, समझ लें। तो जिनका अनुभव 9 वर्ष का है वो नियमित की श्रेणी में वैसे ही आ रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि छूट एक और मिली है हमें। इस पैराग्राफ में एक छूट क्या मिली है, वो छूट ये मिली है कि हमें 2 वर्ष का छूट मिला है नियमित के लिए। 2 वर्ष का तो क्या हो गया कि जिनका अनुभव 3 वर्ष का है वो नियमित की श्रेणी में आएगा और आइस पैटर्न के आधार पर उसका अनुभव कितना हो गया, 9 वर्ष। बाकी 12 वर्ष वाला तो वैसे भी नियमित की श्रेणी में आ रहा है, लेकिन जिनका अनुभव 9 वर्ष है तो वो सेवा संतोषण के आधार पर वो नियमित की श्रेणी में आएगा। लेकिन अब बात आती है कि 9 वर्ष के साथ साथ एक छूट और मिली है और वो भी इस 3 वर्ष की श्रेणी में नियमित की श्रेणी में शामिल होगा। वो कौन है कि पूर्व के सेवा अनुभव कितना वर्ष हो गया, 6 वर्ष। 6 वर्ष का क्या हो गया, इस 3 का भाग दे दीजिए तो कितना हो गया, 2 वर्ष। तो जिनका पूर्व के सेवा अनुभव 2 वर्ष है, मैं आइस पैटर्न के आधार पर बात कर रहा हूं, मैं 6 का 3 से भाग दिया तो कितना हो गया, 2 वर्ष हो गया। तो जिनका पूर्व का सेवा अनुभव 2 वर्ष, पूर्व के सेवा अनुभव का क्या मतलब है कि जिनका पहले शिक्षा कर्मी, पैरा टीचर्स या जैसे मान को चलो रोजगार सहायक है, जो पूर्व पद में आप थे संविदा सेवा नियम 2022 से पहले, उसका आप आइस पैटर्न से भाग करिए। भाग करने के बाद में आपका अनुभव कितना आता है, 2 वर्ष। तो पूर्व का सेवा अनुभव आपका अगर 2 वर्ष है और वर्तमान में आपका जो 1 वर्ष हुआ है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो सेवा अवधि है वो गणना किस आधार पे होगी, 1 अप्रैल से 31 मार्च होगी। बाकी आपका टूटा फूटा अनुभव आपका काउंट नहीं होगा, चाहे वो पूर्व का अनुभव हो का वर्तमान अनुभव हो। क्योंकि जैसे मान के चलो संविदा नियम 2022 जब आए थे तब सभी संविदा कर्मियों का लगभग दिसंबर 22 में एडॉप्शन हुआ था। तो एडॉप्शन होने के बाद में दिसंबर 22 से मार्च 22 तक आपका जो टूटा फूटा अनुभव है ये नहीं काउंट होगा। तो 1 अप्रैल 2023 से लेके 1 अप्रैल 2024, जो यहाँ देखो दिनांक भी दे रखी है 1 अप्रैल 2024, ये आपका अभी तक 1 वर्ष ही हुआ है। इसलिए इस आदेश में क्या हुआ है, 1 अप्रैल 2024 डाली गई है, क्योंकि अभी तक 1 अप्रैल 2025 तो वैसे भी आई नहीं है, क्योंकि यहाँ
ऐसा नहीं है कि उसको एपीआर भी इसमें शामिल कर लिया। एपीआर का मतलब ऐसा होता है कि अगर वो जो अनुभव चल रहा है या जो वर्ष चल रहा है 1 अप्रैल 2024 से लेके 31 मार्च 2025 तक जो अनुभव चल रहा है वो इस देश में काउंट नहीं किया है। जो आपका पूरा अनुभव हो चुका है, पूरा अनुभव का मतलब ये हो गया कि जो पिछला जो वर्ष जा चुका है, यानी 1 अप्रैल 2024 तक का दिनांक वो जा चुका है, तो इसके आधार पर आपका अभी तक 1 वर्ष हुआ है संविदा सेवा नियम के आधार पर। तो 1 वर्ष का ये हो गया और पूर्व का कितना वर्ष हो गया? 2 वर्ष। 2 वर्ष का मतलब 6 वर्ष। अगर 6 वर्ष हो गया और अभी वर्तमान का 1 वर्ष हो गया तो वो नियमित की श्रेणी में आ रहा है। ध्यान देने की बात है। अब बात करते हैं कि लगभग ये मान के चलो कि संविदा सेवा नियम 2022 में अडॉप्ट नहीं हुए, उससे पहले लगभग सभी संविदा कर्मी का 6 वर्ष का अनुभव है। आइस पैटर्न के आधार पर 6 वर्ष का अनुभव है। लेकिन एक अभी तक पद ऐसा है जिनका लगभग जो सेवा अनुभव है जो आइस पैटर्न के आधार पर 6 वर्ष का नहीं हो रखा है, वो है पंचायत शिक्षक और विद्यालय सहायक। वो पहले पंचायत सहायक पद पे कार्यरत थे। अब उनका क्या होना है कि अभी तक एडॉप्शन नहीं होना है नियमितीकरण का, क्योंकि ये आदेश के आधार पर हर विभाग से अब आगामी दिनों तक आदेश जारी होते रहेंगे, चाहे वो शिक्षा कर्मी का हो, चाहे वो पैरा टीचर्स का हो, चाहे एनआरएचएम कार्मिक का हो या एनएचएम कार्मिक का हो, या अभी ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग से वैसे भी प्रक्रिया चल रही है। तो इन कार्मिकों का सेम ऐसा का ऐसा आदेश विभाग के अनुसार जारी होता रहेगा, सिवाय एक संविदा कार्मिक का, वो है पंचायत शिक्षक एवं विद्यालय सहायक का, क्योंकि अभी तक इनका अनुभव पूरा नहीं हुआ है। क्योंकि अगर मान लो जो पूर्व का अनुभव बात करते हैं तो इनका 6 वर्ष अनुभव वैसे भी नहीं हो रहा है, करीब करीब 4 वर्ष का अनुभव हो रहा है, क्योंकि इनका जो नियुक्ति है 2017 में हुई थी मई और जून में। तो मई और जून 17 में ज्वाइनिंग हुई है, तो मई जून से लेके ये मान के चलिए, मई जून 2017 से लेके ये मान के चलिए मार्च 18 तक इनका टूटा फूटा अनुभव है, क्योंकि एक पूर्ण वर्ष का अनुभव नहीं माना जा रहा है। क्योंकि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक मैं वो पहले ही बता दिया हूँ कि जिनका अनुभव 1 अप्रैल से 31 मार्च के आधार पर पूरा गणना हो रहा है वही पूरा वर्ष कहलाएगा। तो मार्च 18 तक आपका अनुभव काउंट नहीं होगा पंचायत शिक्षक या विद्यालय सहायक का, लेकिन 1 अप्रैल 2018 से लेके आपका 31 मार्च 2022 तक आपका अनुभव काउंट होगा। उसके आधार पर आप देख लीजिए आपका कितना अनुभव होता है, 4 या 5 वर्ष होता है, तो 4 या 5 वर्ष के आधार पर आपका अगर आइस पैटर्न लागू करते हैं तो 1 या 1.5 वर्ष का अनुभव होता है। लेकिन यहाँ अनुभव कितना चाहिए? 2 वर्ष का चाहिए। तो साफ आप आदेश में देख सकते हो 6 वर्ष। 6 वर्ष का आइस पैटर्न का मतलब क्या हो गया? 2 वर्ष। तो 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। अगर आप आइस पैटर्न से नहीं समझते हो तो आपका 2017 से लेके 2022 तक आपका वैसे भी 6 वर्ष का अनुभव नहीं हो रहा है। तो अब आगे क्या होगा कि वो संविदा कर्मी तो जिनका पूर्व का अनुभव अगर 6 वर्ष नहीं हुआ है, कम है, आइस पैटर्न के आधार पर अगर 1 वर्ष है या फिर आइस पैटर्न से नहीं मानते हो तो आपका मान लो 4 वर्ष है या 5 वर्ष है, 6 वर्ष से कम है, तो उनका क्या होना है? उनके लिए आपको अभी तक इंतजार करना होगा मार्च 25 का। जैसे ही आपका 1 अप्रैल 2025 ऐसी डेट आएगी तो आप मान के चलिए आप नियमित की श्रेणी में आते हो। अभी तक इस आदेश के आधार पर अब हर विभाग निरंतर इन आगामी दिनों में आदेश जारी करता रहेगा और वो आधार दिनांक क्या रखेगा? 1 अप्रैल 2024 रखेगा। तो 1 अप्रैल 2024 का मतलब यही हो गया कि अभी तक संविदा नियम 2022 के आधार पर अभी तक आपका पूर्ण वर्ष 1 वर्ष से ही आप तक सेवा काउंट होगी, क्योंकि दिसंबर 22 से आपने ज्वाइनिंग ली है तो दिसंबर 22 से लेके मार्च 23 तक आपका जो आधा अनुभव है ये काउंट नहीं होगा। फिर 1 अप्रैल 2023 से लेके 1 अप्रैल 2024 का जो अनुभव होता है वो एक अनुभव बना है, चाहे वो किसी भी विभाग का संविदा कर्मी हो। अभी तक संविदा नियम 2022 के आधार पर अभी तक उनका 1 वर्ष का ही अनुभव हुआ है। बाकी अन्य विभाग में जो भी संविदा कर्मी है, चाहे वो पैरा टीचर हो, चाहे शिक्षा कर्मी हो, चाहे एनआरएचएम या एनएचएम कार्मिक हो, उनका अनुभव तो पूर्व का अनुभव भी 6 वर्ष से अधिक है। 15, 16, 17 या 10, 11 अनुभव है, चाहे वो रोजगार सहायक हो, चाहे वो अन्य विभाग में लगे हो, चाहे नरेगा कार्मिक हो, उनका अनुभव पूर्व का अनुभव 6 वर्ष से काफी अधिक है, तो वो तो नियमित की श्रेणी में वैसे भी आ रहे हैं। अगर उनका संविदा सेवा नियम 2022 का अनुभव भी ऐड ना करते हैं तो भी वो पूर्व के अनुभव के आधार पर वो नियमित की श्रेणी में आ रहे हैं। लेकिन वर्तमान में एक पद ऐसा है जो पंचायत सहायक का पद है या पंचायत शिक्षक या विद्यालय सहायक का पद है, जो उनका पंचायत सहायक का पद अभी तक
6 वर्ष का नहीं हुआ है और वो सीधे ही क्या हुआ 2022 में एडॉप्ट हो गए 6 वर्ष से पहले। तो फिर क्या हुआ, अब संविदा नियम के आधार पर, आज के आदेश के आधार पर या अभी तक आदेश जारी होंगे तो उस आदेश में अभी तक आधार दिनांक 1 अप्रैल 2024 ही रखी गई है। अगर 1 अप्रैल 2025 आ जाएगी और उसके बाद में आपका नियमितीकरण की प्रक्रिया शुरू होगी, क्योंकि जब आधार दिनांक 1 अप्रैल 2025 हो गई तब आपका नियमितीकरण के प्रोसेस में हो। लेकिन वर्तमान में अभी तक पंचायत शिक्षक और विद्यालय सहायक इस नियमितीकरण के प्रोसेस में नहीं आता है, क्योंकि उनका अनुभव अभी तक पूर्ण नहीं होगा। मार्च 25 में आपका पूर्ण अनुभव होगा और जैसे ही आपका मार्च 25 में पूर्ण अनुभव होगा तो आपके लिए एक बड़ी बाधा साबित होगी। वो बाधा क्या है कि आपकी जो छूट है, 2 वर्ष की छूट है, जो ये दूसरा पैराग्राफ है, वो 2 वर्ष छूट का पैराग्राफ सिर्फ 2024-25 के लिए ही लागू होगा, बाकी ये पैराग्राफ समाप्त हो जाएगा। फिर वो ऊपर वाला पैराग्राफ लागू होगा, जो मैं आपको पहले डिटेल में बता चुका हूं कि यानी कि जिनका अनुभव 12 वर्ष, अगर आइस पैटर्न से गुणा करते हैं 3 से, तो 12 वर्ष अनुभव रखने वाला ही नियमित होगा, या आइस पैटर्न से आप उसका भाग देते हो तो 4 वर्ष अनुभव वाला नियमित होगा। तो फिर आपको 4 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, जिसमें आपका पंचायत सहायक का तो 1 वर्ष ही जोड़ा जाएगा और फिर आपको इस संविदा नियम 22 के आधार पर फिर आपको 3 वर्ष का और अनुभव काउंट करना होगा। 3 वर्ष का मतलब क्या हो गया, मार्च 25 तक आपको 2 वर्ष अनुभव होगा और मार्च 26 तक आपका 3 वर्ष होगा। 3 वर्ष होने के बाद में आपको, यानी कि मार्च 26 के बाद में आपका इस एडॉप्शन की प्रक्रिया में शामिल होगे, इस नियमितीकरण की प्रक्रिया में शामिल होगे। हाँ, लेकिन यहाँ जो 3 वर्ष की छूट है, यानी 2 वर्ष की छूट, 3 वर्ष की नहीं, 2 वर्ष की जो छूट है, अगर वो सरकार निरंतर आगे वर्ष के लिए लागू कर दे, वर्ष 2025-26 के लिए लागू कर दे, तब आपको इसमें बेनिफिट मिलेगा और आपका 1 अप्रैल 2025 तक आपका 3 वर्ष का अनुभव हो जाएगा या 6 वर्ष का अनुभव हो जाएगा और फिर आप नियमित की श्रेणी में आ पाएंगे। बाकी अगर आप ये कह रहे हो कि हमारा मार्च 25 तक हम नियमित हो रहे हैं और हमारा अनुभव मार्च 25 में पूर्ण हो जाएगा और हम नियमित की श्रेणी में आ रहे हैं, ऐसा कदापि नहीं है। यहाँ आधार दिनांक 1 अप्रैल 2024 रखी गई है। अगर जब तक आदेश में 1 अप्रैल 2025 नहीं लिखा हुआ आएगा तब तक आपका नियमितीकरण नहीं होगा और 1 अप्रैल 2025 का जो दिनांक है वो तभी आएगा जब 1 अप्रैल 2025 जाएगी, क्योंकि यहाँ 1 अप्रैल 2024 जा चुकी है, तभी इस आदेश में 1 अप्रैल 2024 लिखी हुई है। क्योंकि यहाँ ऐसा नहीं है कि भाई जो आप अप्रैल अनुभव चल रहा है, अप्रैल अनुभव यानी कि जो वर्तमान अनुभव चल रहा है वो पहले से ही आपका जोड़ लिया जाएगा, ऐसा कभी नहीं है। आपका पूरा अनुभव होना चाहिए, होने के बाद में आपका आदेश जारी होगा, चाहे वो एडॉप्शन के संबंध में हो, चाहे वो नियमितीकरण के संबंध में हो। तो यहाँ 1 अप्रैल 2024 इसलिए लिखी गई है कि वो अनुभव 1 अप्रैल 2024 तारीख चली गई है, उन्होंने पूर्ण अनुभव कर चुका है 1 वर्ष का, तब ये एडॉप्शन का आदेश जारी हुआ है। ऐसे ही अगर 1 अप्रैल 2025 यहाँ लिखी हुई आएगी तो आपको 1 अप्रैल 2025 तक आपको इंतजार करना होगा। तो 1 अप्रैल 2025 तारीख जैसे ही निकलेगी तब बाद में आपका आदेश जारी होगा, वो भी नियमितीकरण का या एडॉप्शन का। और जब ये आदेश जारी होगा तब आपका जो 2 वर्ष का छूट का प्रावधान भी खत्म हो जाएगा। इसलिए आपको संघर्ष करना होगा, चाहे वो पंचायत शिक्षक हो या विद्यालय सहायक हो, उसको संघर्ष करना होगा। या तो एपीआर का आदेश निकालिए कि हमें जो वर्तमान में जो चल रहा है अनुभव, वो अनुभव अभी वर्तमान में हमारा काउंट कर लीजिए, मार्च 25 में हमारा अनुभव काउंट हो रहा है और वो उसको एपीआर मानते हुए हमें नियमित की श्रेणी में या एडॉप्शन की श्रेणी में शामिल किया जाए, तब आपका कार्य सुचारू रूप से चल पाएगा। अन्यथा आपको फिर एक लड़ाई लड़नी होगी। वो लड़ाई क्या है, 2 वर्ष छूट के अनुभव की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अन्यथा आपको फिर 2026 तक, मार्च तक आपको इंतजार करना होगा नियमितीकरण का। तो साथियों, ऐसा ये पूरा नियम कहता है। जो 2 पैराग्राफ है, जो पहला पैराग्राफ है वो हमेशा के लिए लागू रहेगा। अगर 2 वर्ष का छूट प्रावधान आगे नियंत्रण जारी नहीं रखती है सरकार, तो पहले वाला पैराग्राफ हमेशा के लिए लागू रहेगा जब तक संविदा सेवा नियम 2022 लागू रहेंगे। और दूसरे वाला पैराग्राफ ये उन्हीं के लिए लागू होता है जो 2 वर्ष की छूट के प्रावधान के आधार पर उनका पूरा 6 वर्ष का अनुभव होता है, पूरा 6। ऐसा नहीं है कि वो अभी वर्तमान में एपीआर अनुभव चल रहा है वो भी इसमें शामिल होंगे, ऐसे कदापि नहीं है। पंचायत शिक्षक और विद्यालय सहायक साथी इस बात को जरूर ध्यान से समझ लेवें। एपीआर अनुभव आपका ऐड नहीं होगा, आपका जैसे ही अनुभव पूरा होगा तब जाके आपके आदेश की पालना होगी, फिर आप नियमित हो पाएंगे। तो यहाँ आदेश यही कहता है। इस आदेश के आधार पर यह सूचना
कब तक पहुंचानी है? 21/10/2024 को प्रातः 11 बजे तक ये सूचना पहुंचानी है। और मैंने पहले ही बता दिया है, ये सूचना 2 तरीके से मांगी गई है। सरकार कैसे भी करके संविदा कर्मियों को बेनिफिट दे सकती है, इस बात का आप अच्छी तरीके से समझ लेवें, क्योंकि 2 तरीके से सूचना मांगी गई है, जिनका एक तो अनुभव पूरा अनुभव रखता है, जो नियम 20 के तहत अगर 2 वर्ष की छूट नहीं देती है, अगर पूरा अनुभव रखता है, उनके लिए अलग से सूचना है। छूट के आधार पर जो भी संविदा कार्मिक आ रहे हैं उनके लिए अलग से सूचना चाहिए गई है। तो ये भी एक बड़ी सोचने वाली बात है कि ये सूचना अलग अलग मांगने का क्या रीजन है, उनको भी अलग अलग बेनिफिट सरकार दे सकती है। बाकी आप आदेश में देख सकते हो, ये इतने संविदा कर्मी हैं, इनकी सूचना अलग अलग तरीके से मांगी गई है। जिनका 5 वर्ष का अनुभव या 15 वर्ष का अनुभव हो चुका है उनके लिए अलग से सूचना बनाई जाए, और जिनका अनुभव 6 वर्ष या 9 वर्ष हो रखा है छूट के आधार पर, या 3 वर्ष हो रखा है, तो उनके लिए अलग से सूचना चाहिए गई है। और बाकी आप हर बात समझ चुके होंगे। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में लिख सकते हो, उसका भी जवाब आपको कमेंट के माध्यम से मैं जरूर दूंगा। और आगे का प्रोसेस क्या रहना है नियमितीकरण के लिए, तो वो यही है कि आपका पहले ये सूचना मांगी जाएगी हर विभाग से। सूचना मांगे जाने के बाद में, क्योंकि अभी तक ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग से जिला स्तरीय और राज्य स्तरीय स्कैनिंग हो चुकी है, लेकिन जिनकी स्कैनिंग नहीं हुई है तो पहले वो स्कैनिंग होगी, फिर ऐसी सूचना मांगी जाएगी। और वो हर विभाग से सेम टू सेम ऐसा ही आदेश निकलेगा, सिर्फ विभाग का नाम चेंज होगा। बाकी आदेश में जो नियम बन रखे हैं अभी वर्तमान में, आप जो 2 नियम पढ़े हो, उन 2 नियम सभी विभाग के सभी संविदा कर्मियों के लिए समान रूप से लागू होगा। तब जाके आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में आपका इस नियमितीकरण के सेवा नियम में आपका एडॉप्शन होगा। और 2 फाइल चल रही है अभी वर्तमान में, इस बात का भी आप जरूर ध्यान दे लें। एक तो 2 वर्ष छूट के साथ साथ 2 वर्ष अनुभव की छूट भी आपको मिलने जा रही है। वो भी फाइल माननीय मुख्यमंत्री से जल्द अप्रूवल देखने को मिलेगी। तो आपको इस वीडियो के माध्यम से सारे डाउट क्लियर हो चुके हैं। फिर भी आपके डाउट क्लियर नहीं हुए तो जरूर कमेंट में लिखिए, वो मैं आपको जवाब जल्दी कमेंट के माध्यम से दे दूंगा। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए ताकि अन्य संविदा कर्मी इस मामले में अच्छे तरीके से समझ सके। धन्यवाद।